अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन बज़ाहिर मिशन इम्पॉसिबल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं रहा और अंदरूनी लड़ाइयां और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई पार्टी रहनुमा आमने सामने दिखता है और पीटीआई में ग्रुप बंदी मजीद गहरी होती जा रही है। पीटीआई की सियासत पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इल्जाम दर इल्जाम और लफ्जी वार के गिर्द घूम रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत बाहम दस्तों गरेबान दिख रही है और अलमिया यह है कि सूबे के सरबरा और सूबे के साबिक वजीर खजाना में तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा के दरमियान महादाराई बढ़ रही थी। वहां अब अली अमीन गंडापुर ने एक और पिंडोरा बक्स खोल दिया है। अपने हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने असद कैसर और आतिफ खान पर भी वार करते हुए उन्हें साजिशी किरदार करार दे दिया। कमात है कि आतिफ, शाहराम और असद कैसर को एमपीए का टिकट नहीं देना। मुझे पैगाम भी आया इनडायरेक्ट, मैं तो खुद मफरूर था कि ये साजिशी हैं, ये साजिश करते हैं, इससे पहले साजिशें करते रहे हुकूमतों में, तो इनको सूबाई असम्बली में नहीं छोड़ना। इमरान खान ने कहा है कि अगर दोबारा ये बात की तो ये एमएनए का टिकट भी नहीं दूंगा। मुझे ये रिपोर्ट आई थी मफरूरी के दौरान कि तैमूर झगड़ा पे एतबार नहीं करना, ये मिला हुआ है, ये पैगाम आ रहा है कि ये मिला हुआ है। और कहां से आ रहा है मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कहां से आया होगा। और यही तैमूर झगड़ा वाहिद आदमी है जो गिरफ्तार नहीं हुआ, मेरी पूरी असेंबली गिरफ्तार हुई है। जिसके जवाब में अब असद कैसर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। एक्स पर जारी अपने बयान में असद कैसर का कहना था कि वो पार्टी की मरकजी क़यादत से मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। असद कैसर का कहना था कि वो वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ताहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों पर से गुरेज करना मुल्क और इमरान खान के लिए ज़रूरी समझते हैं। इसलिए हमारी सारी तवज्जो इमरान खान और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। गैर जरूरी बयानात के जरिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद को कमजोर नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयां सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन व अमान की बहाली और इमरान खान और दीगर बेगुनाह असीरान की रिहाई की जद्दोजहद पर मरकूज रखें। इससे कबल अली अमीन गंडापुर ने तैमूर सलीम झगड़ा पर माली बदउनवानी के इल्जाम लगाए थे, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ इस वक्त भी अंदरूनी चाराजोई चल रही है। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा के दौर में सूबे की माली पोजीशन को बेहतर बनाने के बजाय मजीद मक़रूज़ बनाया गया। पेंशन फंड से 36 अरब रुपए किस लिए निकलवाए गए उसका भी हिसाब होना चाहिए। इन इल्जामात पर तैमूर सलीम झगड़ा भी जवाबी रद्द अमल दे रहे हैं। एक्स पर जारी अपने बयान में उनका कहना था कि उन्होंने 1 साल से ज्यादा कोशिश की कि ऐसी बातों का जवाब ना दें, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मिशन है इमरान खान, मगर बदकिस्मती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का सिलसिला ना रुका और मेरे पास रिकॉर्ड दुरुस्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पेंशन फंड से मुतालिक इक़दाम को काबीना और असम्बली के अलावा पेंशन बोर्ड ने मंजूर किया था। पेंशन फंड पेंशन की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता था, ग्रेजुएटी फंड ग्रेजुएटी की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी जानिब तैमूर सलीम झगड़ा ने अपने ही पार्टी की सूबाई हुकूमत पर सवालात भी उठा दिए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने पार्टी के 3 रुकनी एहतसाब कमेटी के सवालनामे पर तहरीर रद्द अमल भिजवा दिया है और कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहतसाब कमेटी का सवालनामा मनफी और सियासी बदनीयती पर मबनी है, मुझे कमेटी पर एतमाद नहीं है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए हैं और वज़ीर आला के मुताबिक उन्होंने 1 साल में पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन एहतसाब कमेटी वज़ीर आला की इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मेरे मामले पर कमेटी किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी तो मेरी तरफ से मशकूक समझा जाएगा। फानी पीटीआई ने वज़ीर आला को मुझे केपी काबीना में शामिल करने का कहा, ताहम वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि पार्टी की एहतसाब कमेटी से मेरी क्लियरेंस होगी। वज़ीर आला की तरफ से मुझ पर मुबैना करप्शन का मामला बार बार उठाया गया। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मुझे सूबाई काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, ताहम मैं अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करूंगा। तैमूर झगड़ा ने सवालात उठाए कि बानी पीटीआई के कहने के बावजूद केपी हुकूमत 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों हुई। केपी हुकूमत धांधली की इंक्वायरी कराने में क्यों नाकाम रही। केपी हुकूमत ने मुफ्त आटे की तकसीम के मामले पर इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं की। इससे कबल पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने तैमूर झगड़ा को सवालनामा भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि बतौर वज़ीर खजाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में पड़े पैसों में से 36 अरब रुपए निकाले गए। तैमूर झगड़ा से जवाब तलब किया गया कि महकमा सेहत से जारी रकूम की छानबीन महकमा खजाना से नहीं कराई गई। महकमा खजाना में बड़ी तादाद में तकरीरियां की गई, जिनमें कुछ आपके रिश्तेदार भी थे। कमेटी ने
सवाल पूछा कि महकमे खजाना आपके दौर में मुसलसल मकरूज क्यों रहा? बैंक ऑफ खैबर से जारी होने वाले कर्जों में फ्रॉड भी हुए। बैंक ऑफ खैबर के एमडी की तकर्री में कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। कमेटी का कहना था कि सेहत कार्ड में ऐसे अस्पतालों का भी इंतखाब किया गया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। कोविड के दौरान यूएन की दी गई मशीनरी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। इस तरह फॉरेन फंडेड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तकरीबन नाकाम हो चुका है। तैमूर झगड़ा से सवाल किया गया कि आपके दौर में केपी में पोलियो केसेस क्यों बढ़े? तैमूर झगड़ा की जानिब से एहतसाब कमेटी के सवालनामे और अपने जवाबात को सोशल मीडिया पर जारी करने ने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है। और अब पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने तैमूर झगड़ा के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात के लिए इमरान खान से इजाजत लेने का फैसला कर लिया है। एहतसाब कमेटी के मुताबिक इमरान खान से इजाजत मिलते ही महकमा खजाना और सेहत में मुबैना करप्शन और बेकायदगियों की तहकीकात की जाएंगी। जराये का कहना है कि तैमूर झगड़ा के सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात शेयर करने पर कमेटी में सख्त तशवीश पाई जाती है और कमेटी इमरान खान से तैमूर झगड़ा के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। अभी तैमूर सलीम झगड़ा और अली मीन गंडापुर में तकरार का ड्रॉप सी नहीं हुआ था कि इस मंजरनामे में शेर अफजल मरवत की भी एंट्री हुई, क्योंकि उन्होंने भी हाल ही में तैमूर सलीम झगड़ा पर माली बद इंतजामी के इल्जामात लगाए थे, जिसके जवाब में तैमूर सलीम झगड़ा ने शेर अफजल मरवत को भी 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। दूसरी जानिब सूबा पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। तहरीक इंसाफ की आपस में चपकलिश की वजह से इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद दिए जाने वाले बयानात ने एक कोहराम बर्पा कर दिया है। बिलखुसूस पंजाब में आलिया हमजा को काम करने से रोकने के इल्जाम ने नया महाज खड़ा कर दिया है। पंजाब के अंदर तैमूर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आलिया हमजा को उसके रास्ते को रोका जा रहा है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि सुलेमान अकरम राजा साहब से जाकर कहें पार्टी के मामलात को वहाँ पे देखें और हमजा का रास्ता जो है या उसके आर्डर को रोका न जाए। तैमूर के बारे में उन्होंने खुद अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। और इस इल्जाम का ड्रॉप सीन भी यह हुआ कि पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर ने अंदरूनी मामलात बिगड़ने पर तीसरी मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम इस बार उन्होंने कहा है कि यह इस्तीफा अब काबिल वापसी नहीं, ना आइंदा किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद हो। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या सियासत करेगी? अडयाला जेल में कैद बानी की रिहाई का कैसे बंदोबस्त करेगी? उनसे मुलाकात पर लगी पाबंदी कैसे खत्म करवाएगी? हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए कैसे तहरीक चलाएगी? अंदरूनी तौर पर इत्तेहाद के फुकदान का शिकार जमात अपोजिशन के इत्तेहाद का ख्वाब कैसे पूरा कर पाएगी? ये तमाम सवाल रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने, जिन्होंने अब पार्टी के अंदर इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? ईद के बाद तो आपने इत्तेहाद बनाकर अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी थी, लेकिन यहां तो तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही एक तहरीक बरपा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इख्तिलाफात हर बड़ी पार्टी के अंदर होते हैं और ये कोई पहली पार्टी नहीं है जिसके अंदर इख्तिलाफात है लीडरशिप के अंदर। और अभी कोशिशें हो रही हैं, इंशाल्लाह ये जो इख्तिलाफात है, ये सतही इख्तिलाफात है, ये दूर हो सकते हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। इसके लिए काम हो रहा है। आपकी मुलाकात भी हुई थी मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है, लेकिन अली मीन गंडापुर से मुलाकात भी है इतवार को, तो क्या उनके तफज़ात हैं? क्या बेसिकली इश्यूज हैं क्या? देखिए, अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ें इतने ख़ास मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ख़ास इख्तिलाफात हैं। सिर्फ ये कि एतमाद साजी और जो वर्किंग रिलेशन है ये बेहतर होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि जुनैद अकबर साहब से जो मेरी बात हुई है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उनका। और उन्होंने कहा कि मेरी तो सूबाई हुकूमत है, अली अमीन साहब जो है वो इमरान खान के नामी नहीं है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं कैसे उनके ख़िलाफ़ जा सकता हूँ। और ये अच्छी बात थी और यही उम्मीद रखते हैं हम अली अमीन गंडापुर साहब से भी कि दोनों जो बड़े हैं इस वक्त वो इमरान खान के नामी नहीं है। अगर जुनैद अकबर हैं वो सूबाई सदर हैं और अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैंने तो अपनी कोशिशें शुरू की है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज बैरिस्टर गौर साहब भी अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी मुलाकात हो गई है और वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि पार्टी की लीडरशिप जो है उन्होंने अब बिलाखिर यहाँ तो मामला जो है वो इख्तिलाफात का नहीं है, मामला तो इल्जामात का है। और किस किस के दरमियान सुलह करवाएंगे आप शौकत साहब? चूँकि यहाँ तो एक तरफ अली बिन गंडापुर ने आतिफ खान, असद के असर, तैमूर सलीम झगड़ा और शहराम तरकई के खिलाफ जो है वो महाज गर्म कर रखा है। उन पर उन्होंने बड़े सख्त संगीन इल्जामात लगाए हैं। और साथ साथ अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत की सलमान अकरम राजा से लड़ाई है और आलिया हमजा का हमाद अजहर से फटा चल रहा है। तो ये किस किस के दरमियान सुलह करवाएंगे?
देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई ऐसा देखिए, ऐसा कोई ज़ाती मामलात नहीं है, कोई ज़ाती चीज़ें नहीं है कि ठीक है इख्तिलाफ़ात हम पहले तो डिनाई करते रहे, लेकिन अब तो डिनाई नहीं कर सकते, इख्तिलाफ़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने के लिए भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। इससे पहले आपने देखा कोई कोशिश नहीं हुई थी। आज अगर यहाँ से आज मैं देख रहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब भी निकल पड़े हैं और वो भी कोशिशें कर रहे हैं। इस तरह और भी कुछ लोग लेकिन हैं ये पार्टी के इख्तिलाफात सीनियर तो अब एक जो दूसरे को चाहते हैं कि पार्टी के अंदर ही एक दूसरे को गिराने की लड़ाई तक जा पहुंचे हैं। ये तो बड़ा डैमेजिंग है पार्टी के लिए। आप कह रहे बड़ी पार्टियों में ऐसा नहीं होता, बड़ी पार्टियों में ऐसा कतन नहीं देखिए, होता, आप कह रहे होता, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। बड़ी पार्टियों में डिसिप्लिन हुआ करता है। आपकी पार्टी चेयरमैन जो है वो जेल में क्या गए, यहाँ तो पूरी पार्टी एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगी है। देखिए, ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डिसिप्लिन का फुकदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बड़े चीज़ों पे पर्दा डालते रहे, लेकिन डिसिप्लिन का फुकदान रहा है। फिर जो हमारी सीनियर लीडरशिप थी, जिनके पास ओहदे हैं, वो इन सारे मामलात पर खामोश रहे। तो आज अगर गौर साहब निकले हैं तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह कि जो मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं इन आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है सबसे कि कोई भी मामला अब इससे आगे जो है मीडिया के ऊपर ना जाए। तो ये अच्छी बात है, मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ लेकिन शौकत साहब, मसला यह है कि यहाँ तो मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ तो करप्शन तक के इल्ज़ामात लग के नोटिस तक जा चुके हैं आपके पार्टी के रहनुमाओं को। तैमूर सलीम झगड़ा पे 36 अरब का करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी सूबाई हुकूमत ने। ज़ाहिर है मामला इख्तिलाफात से शुरू हुआ था, अब वो बढ़ता जा रहा है। फिर बाबर सलीम सबाती के खिलाफ जो है वो करप्शन के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं, उन्हें ओहदे से हटाने की कोशिश की जा रही है, वो भी उस पर मामला आगे बढ़ रहा है। तो ये इख्तिलाफात तो नहीं है, ये तो मामला काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। देखिए, दो चीज़ें हैं ना, या तो इल्ज़ामात हैं या फिर इल्ज़ामात के साथ साथ सबूत भी हैं। तो देखिए, इल्ज़ामात लगे हैं तो अगर सबूत आ गया तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर सिर्फ इल्ज़ामात लगे हैं, सबूत नहीं होगा, तो डेफिनेटली चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन अब एक कोशिश शुरू हो गई है कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात जहाँ तक पहुँचे हैं, इससे आगे ना बढ़े। मैं पहले भी कह चुका, कल भी मैंने अपने टॉक शोज़ के अंदर ये कहा था कि हमारी जो मेन मरकज़ी लीडरशिप है उनको आगे आना चाहिए, खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और मैं मशकूर हूँ बैरिस्टर गौहर का कि आज वो निकले हैं, लेकिन एक पूरी टीम उनकी होनी चाहिए जो मरकज़ी टीम है, और वो सबको बिठाए और मामलात को तय करे, क्योंकि किसी का ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। छोटी मोटी बातों से चीज़ें बढ़ती जा रही है। ये ज़ाहिर मामला और इस वक्त हम एक कर रहे हैं ना, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं असद कैसर के ऊपर, आतिफ खान के ऊपर और शाहराम तरकई पर, कि ये साजिशी है, इसलिए खान साहब ने कहा था कि इन्हें सूबाई जो है असम्बली का टिकट ना दिया जाए। अब वो भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसने शुरुआत की है, और ये भी नहीं कह सकता कि खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं अगेन ये कहूँ कि अगर हम भी इन चीज़ों में पड़ गए तो फिर जो सुलह की बातें होती हैं वो फिर हमारे मुंह से नहीं निकल सकती। असद कैसर साहब ने तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तहकीकात का मुतालबा किया है। वो तो कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। गंडापुर साहब के बयान पे मजीद जो है इस पर वजाहत आनी चाहिए। खान साहब की तरफ से भी वो कह रहे हैं इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने जो बात की, इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग साजिशी हैं, इन्हें इसलिए सूबाई जो है असम्बली का टिकट तक नहीं दिया गया कि ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही थी। आप भी समझते हैं कि इस बयान की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए? देखें, वो तो अगर उन्होंने मुतालबा किया तो अपनी पार्टी से किया है, पार्टी की लीडरशिप से किया है कि इस बयानात की तहकीकात होनी चाहिए। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि पार्टी की लीडरशिप अब कोशिश कर रही है कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है इस चीज़ को वहीं पर रोका जाए जहाँ तक पहुँचा है, इससे आगे ना बढ़े और कोशिश हो कि इनके दरमियान सुलह हो जाए। उसके बाद अगर किसी के ज़िम्मे करप्शन के कोई इल्ज़ाम है और सबूत है तो बिल्कुल हमारी पार्टी में तो देखें, एक वक्त ऐसा था 20 MPs को निकाला गया था सिर्फ करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर इमरान खान ने। आज भी अगर वो इमरान खान जेल में ना होते और करप्शन के इल्ज़ामात होते तो डेफिनेटली एक्शन लेते। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि अगर इल्ज़ामात हैं तो सबूत भी आना चाहिए, और अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि तहरीक इंसाफ है ही करप्शन के खिलाफ। ज़ाहिर है बहुत सारे यहाँ पे कुछ ज़ाती एक दूसरे के खिलाफ भी इख्तलाफात हैं, ज़ाती लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन एक बड़ा मसला और भी है, वो है कि इमरान खान की रिहाई किस तरह से करनी है। क्या अब मामला जो है वो बातचीत की तरफ लेकर जाना है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है, या फिर मुदावत करनी है? तो उस पर भी पार्टी के अंदर एक बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ राय मौजूद है।
पार्टी के अंदर गालिब राय क्या है कि ये जो एक कोशिश हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने की, दोबारा से राब्ते बहाल करने की, ये बेहतर रास्ता है या फिर मुदाहमत की तरफ ही जाना तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर रास्ता है? देखिए, सियासी जमातें हमेशा स्ट्रगल करती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं हो सकते। बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत पुराना लफ्ज़ है और हमेशा से होता रहा है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत है वो तो इमरान खान खुद उसको कहता है कि जी अगर बातचीत होगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, क्योंकि बाइख्तियार लोग हैं ये। तो वो जो पार्टी है, जो हुकूमत है, उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, मौसर बातचीत होनी चाहिए और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। और लेकिन आप तो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो भी जारी उन्हीं के खिलाफ आप जो है एक इत्तेहाद बनाकर तहरीक चलाने की बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ आप जो उनसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं। ये तो बड़ा वाज़ेह तज़ाद है, क्योंकि अपोजिशन की बाकी जमातें जिन्हें आप अपना इत्तेहादी बनाना चाह रहे हैं उन्हें बड़ा एनॉय करता है ये। देखिए, ये तो हो नहीं सकता है कि हम सिर्फ मुज़ाकरात तक महदूद अपने आप को रखें और अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो छोड़ दें। ये तो हो नहीं सकता है। हम सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल भी जारी रहे और अगर बातचीत बनती है तो जो तहरीक होती है वो खुद ब खुद रुक जाती है। लेकिन अब ये कि इमरान खान जेल शुरू ही नहीं हो पा रही, और हम आपस की लड़ाइयाँ लड़ें, यहाँ तहरीक शुरू ही नहीं हो पा रही तो ना, अगर हम मतलब आपस में लड़ेंगे। जी जी, देखिए, मैं ये अगेन ये कहूँगा कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो मुश्किलात होंगी। इसलिए मैंने कल जो कहा था कि जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है वो सिर्फ ओहदे इंजॉय ना करें, वो निकलें। अगर पंजाब के अंदर इख्तिलाफात है तो पंजाब के इख्तिलाफात को ख़त्म करें, अगर सूबे के अंदर है तो सूबे के इख्तिलाफात को ख़त्म करें, क्योंकि ये बहुत लाजमी है। अगर आपने सियासी जंग लड़नी है तो सबसे पहले आप अपने घर को ठीक करेंगे। तो मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ और मैं शोक साहब फिलहाल तो अब देखिए, मैंने अपने तौर पे तहरीक भी नहीं चल रही ना, अब तो फिलहाल तहरीक वाला मामला तो फिलहाल अब दूर चला गया है, काफी पीछे चला गया है। नहीं, ये तो देखिए डिसाइड करना है पार्टी के लीडरशिप ने, हम तो वर्कर हैं। पार्टी की लीडरशिप जो है वो डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। खान साहब ने क्योंकि तो हमारी पूरे खान साहब ने तो बड़ी वाज़ेह हिदायत दी थी, खान साहब ने तो बड़ी वाज़ेह हिदायत जेल से दे रखी थी कि ईद के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद बनाकर तहरीक चलाई जाए हुकूमत के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी शायद हक़ाद अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई तहरीक नहीं चल रही, चूंकि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ज़ाहिर इतने फड्डे चल रहे हैं, तो उन्हें भी ये बात नजर आ रही है कि तहरीक नहीं चल सकती फिलहाल। देखिए, तहरीक का अगर ऐलान हो जाए, डेट हो जाए, तो लोग तो निकलेंगे, क्योंकि लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, वो किसी इख्तिलाफ को वो नहीं मानेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख़्याल से अभी तक वफाकी जो हमारी मरकज़ी कमेटी है, जो तंजीम है, उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला कोई रुकावट नहीं होगी, सारे वर्कर निकलेंगे। अगर इख्तिलाफ है तो पालाई सतह के ऊपर होंगे, लीडरशिप के अंदर होंगे। वर्कर अभी भी मुतहद है, वो इमरान खान की कॉल को देख रहे हैं। तो मेरे ज़ाती राय है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कोशिश की है, सही है, ये कोशिश जारी रखें और बड़ी संजीदगी के साथ एक मुस्तकिल एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के ज़रिए मामलात को हल करें, ताकि अपना हाउस एंड ऑर्डर हो, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त देखें, हमारे ज़िम्मे बहुत बड़ा काम है, अपोजिशन को मुत्तहद करना है। और अपोजिशन को मुत्तहद तब कौन करेगा? वही तमाम लीडरशिप जो अपोजिशन से मुलाकात करती है, जो पूरे प्रोसेस में शरीक है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर ये हमारी ये कोशिश कामयाब हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करना है। दूसरी बात ये है कि डिसिप्लिन, मैं अगेन एंड अगेन मैं कह चुका हूँ कि खुदा के लिए डिसिप्लिन ले आए। अगर कोई डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहा है तो पार्टी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं हो रहा है, इसलिए हर कोई अपने मर्जी से जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, शेर अफजल मरवत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक जो पार्टी के डिसिप्लिन तोड़े उसके खिलाफ एक्शन हो। मैं अगर तोड़ूं तो सबसे पहले मेरे खिलाफ, चाहे मैं जितना भी पुराना शौकत साहब, पुराना और नए का मसला नहीं होना चाहिए। लड़ाइयों का सबसे बड़ा जो इस वक्त नुकसान है वो इमरान खान को उठाना पड़ रहा है कि उनकी जेल में जो कैद है वो तवील होती जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत को किसी किस्म की जो है वो सीरियस थ्रेट पोज नहीं कर पा रही, क्योंकि आप लोग अपने लिए एक दूसरे के खिलाफ आप लोग देखिए, इसीलिए मैं आज जो है ना खुद निकला हूँ
मैंने खुद डिसीजन लिया है, हालांकि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैंने खुद डिसीजन लिया है कि मैं पुराना बंदा हूँ, खान साहब का एडवाइज़र भी रहा हूँ पॉलिटिकल, और एक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं फील कर रहा हूँ ये ज़िम्मेदारी, गो कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं इन हालात में खामोश रहूँ। सही। तो मैं ये बताएं कि ये सबके साथ पास जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला बाबर सलीम सवाती जो है वो स्पीकर रहेंगे केपी असम्बली के, या उन्हें हटाया जाएगा? क्योंकि खान साहब के अहकामात तो आए थे एज पर आजम सवाती के उन्हें हटाना है, और गंडापुर साहब ने भी शायद इसी वाले से इशारा किया है। देखिए, हमारी तो मुलाकात नहीं होती है खान साहब के साथ। मैं तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो मैं अपना नाम भेजूंगा, अल्लाह करे कि मुलाकात हो जाए और ये जो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना हो। और जो स्वाति साहब का इशू है स्पीकर साहब का, तो वो मेरे ख्याल से सीएम साहब ने वो डिस्कस किया हुआ है और उनको ये टास्क मिला है अली अमीर गंडापुर साहब को कि आज़म स्वाति साहब और जो हमारे स्पीकर साहब हैं इनको बिठा के इनके दरमियान जो मामलात हैं वो हल किए जाएँ। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि अगर ये मामलात हल हो जाते हैं तो कोई ख़तरा नहीं होगा उनको। आप ये मानते हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, जहाँ पे आज आप खड़े हैं, आप इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं हैं अपने ज़ाती इख्तलाफात या वटेवर जो भी है फैसला साजी की वजह से, कि हुकूमत को किसी किस्म का तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव फील हो? हुकूमत तो बड़ी कंफर्टेबल है तहरीक इंसाफ को लेकर, मानते हैं आप इस बात का एतराफ़ करते हैं? जी, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि हुकूमत ऐसा फ़ील कर रही है, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर इमरान खान की तरफ से कॉल आती है तो आप देखेंगे कि लोग निकलेंगे, लोग नहीं रुकते, वर्कर नहीं रुकता। लीडरशिप के अंदर पहले भी प्रॉब्लम थी, आप देखें कि 26 नवंबर को जब हमारी पूरा काफ़िला पहुंचा तो वहाँ भी बहुत सारे लोग गायब थे। ये एक इशू है हमारे अंदर लीडरशिप के अंदर, लेकिन जो वर्कर है ना वो किसी सूरत नहीं रुकेगा। अगर इमरान खान ने कॉल दी तो लोग ये समझ रहे हैं कि इनके इख्तिलाफात हैं, शायद पार्टी कमज़ोर पड़ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारी मौजूदा लीडरशिप अगर वो तैयार हो जाए तो वर्कर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, वर्कर कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो आगे ही जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, नज़ीर आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई के, जिनका कहना है कि पार्टी में एक मुश्किल वक्त में इख्तिलाफात का सामने आना ये बदकिस्मती है, पार्टी के लिए नुकसानदेह है, ताहम इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़िये शामिल करेंगे कि ईद से पहले जो एक सियासी मंजरनामा ईद के बाद का प्रेडिक्ट या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, चीज़ें उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं। और दूसरा, तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अब हुकूमत को खतरा क्या पीपल्स पार्टी से है? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान तो यह था कि ईद के बाद एक इत्तेहाद बनेगा अपोजिशन की जमातों का और हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलेगी, लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ और इतने इख्तलाफात सामने आ चुके हैं कि फिलहाल तहरीक इंसाफ उस लड़ाइयों से बाहर निकलेगी तो कोई इत्तेहाद बनेगा, और कोई इत्तेहाद बनेगा तो फिर तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ। तो क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई सीरियस थ्रेट जो है वो पोज नहीं करने की पोजीशन में? और अगर ऐसा ही है तो फिर हुकूमत को थ्रेट कहाँ से है? क्या वो थ्रेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है जो नहरों के मामले पर एक बड़ी सख्त पोजीशन इख्तियार किए हुए है? इसी पे तज़िया शामिल करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तज़्येकार मुनीफ फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि अब ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है बड़ा मुख्तलिफ सा बन रहा है जो हम ईद से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। ईद से पहले तो ये लग रहा था कि ईद के बाद यहाँ पे भरपूर किस्म की तहरीक चलेगी और हुकूमत बमुकाबला तहरीक इंसाफ बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक जोड़ पड़ने वाला है, लेकिन जहाँ तो तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ ही जोड़ पड़ गया है। बहुत शुक्रिया समर आपका। देखिए, आपकी बात ये बड़ी दुरुस्त है। मसला ये है कि इस वक्त कोई कहीं बैठकर तालियां बजा रहा है और बहुत खुश है, और वो चंद जारी बात है हुकूमती शख्सियात भी हो सकती हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ कि ये होना चाहिए, वो तहरीक इंसाफ ने अपने साथ खुद ही शुरू कर दिया है। अब जो मैं आपको बड़ी बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से जो लोग इमरान खान साहब के आगे चुगलियां करते हैं वो भी बड़ा क्लियर है। वो जाके उनको बुराइयां उनकी करते रहते हैं कि जी ये इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब मजे की बात है कि खान साहब के पास भी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो आपको पता है हर जगह मॉनिटर हो रही होती हैं। जी हाँ। तो जो खान साहब के आगे बातें करते हैं लोग, वो भी गंडापुर साहब तक पहुंच जाती हैं। और फिर जो गंडापुर साहब की रिसेंट मुलाकात हुई वो भी डॉक्यूमेंटेड है हर चीज के साथ, बल्कि ट्रांसक्रिप्ट भी अगर मैं कहूँ उसका बना हुआ है। तो मजे की बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर
इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस गंडापुर साहब पर है, अली अमीन गंडापुर साहब पर बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है उनके ऊपर। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की इंटरनल फाइट है वो बहुत बिटर हो गई है। और अब अली अमीन गंडापुर साहब पहले बहुत सी चीजों पर खामोश थे, अब वो खामोश नहीं रहे। और जो खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है पीटीआई का, उसके अंदर से बड़ी आपको एक नजर आएगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। तो ये सर्व कर रहा है इस वक्त जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर जो लोग हैं, ताकतवर लोग, उनको ये सब सर्व कर रहा है, उनको उनको ये चीज़ बेनिफिट कर रही है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ अगर खुद अपने आप को काट रही है या अपने अंदर एक इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई है, तो उसका फ़ायदा तो फिर ज़ाहिर बात है निज़ाम को है। ऐसा ही है। और ज़ाहिर है जो ज़्यादा रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वफाक को या सेंटर को या सिस्टम को जो मिल रही थी वो खैबर पख्तूनख्वा से ही मिल रही थी। वहाँ जी। पर ये तकसीम मौजूद थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं थी, वो खुल के चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। अब तो खुल के आ गई है सामने, दो धड़े बड़े सामने खुलकर आ गए हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं, दूसरी तरफ आतिफ खान हैं, जुनैद अकबर हैं, आजम सवाती हैं, और कुछ बंदे जोड़ तोड़ भी हुई है। बाबर सलीम सवाती जो कि स्पीकर हैं, पहले वो इस कैंप में थे, अब वो अली अमीन गंडापुर के कैंप में दिखाई दे रहे हैं। तो एक दूसरे को हटाने की वो लड़ाई ज़रा काफ़ी खुल के सामने आ गई है। तो ऑब्वियसली वो जो केपी से एक थ्रेट जो है वो पोज हो रही थी बार बार, अब वो इट इज़ नो मोर देयर, वो तो खत्म हो गई है तकरीबन। बाकी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वहाँ से तो थ्रेट पहले थी नहीं तरीके इंसाफ की। जी, एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताऊँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि जी ईद के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बहुत बड़ा चीज़ें हो जाएँगी। मैं हैरान हूँ बहैसियत-ए-काम पाकिस्तानी और बहैसियत-ए-काम सहाफ़ी के कि जिस तरह से मामलात पिछले 2 ढाई साल के अंदर चले हैं, आपको कोई तब्दीली कहीं नज़र ही नहीं आती। कोई ऐसी चीज़ कि यार अब टर्न अराउंड हो गया है, अब तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में चीज़ें चली गई हैं और हुकूमत के खिलाफ हो गई हैं। ऐज़ वी स्पीक आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बेहतरीन रिलेशनशिप एन्जॉय कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुल्क मुआशी तौर पर वो कह रहे हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक फिगर हमने बड़े बेहतर कर लिए। सो पीटीआई इज़ नो लॉन्गर पोजिंग एनी थ्रेट टू दिस गवर्नमेंट, लेट अलोन द एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट को भी कोई थ्रेट नहीं है। और वो एज़ एन ऑप्शन भी खुद को पैन आउट नहीं कर पा रहे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त, जो कि मेरे लिए और यकीनी तौर पर आपके लिए भी बड़ा हैरानकुन होगा कि हमने टर्न अराउंड होते देखे हैं, एक-एक डेढ़-डेढ़ साल के बाद। लेकिन यहाँ तो आप देखिए 3 साल हो गए इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हुए, कुछ तब्दील हो ही नहीं रहा तहरीक इंसाफ के लेकिन हक़ मुनीर में। साहब फिर जो एक इत्तेहाद बनना था, इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक इत्तेहाद बने, अपोजिशन की सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए, एक अलायंस बनाकर तहरीक चलाई जाए। तो फिर वो अलायंस का फिर मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है जब तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतने ज़्यादा जो है वो ग्रुप्स और लड़ाइयाँ सामने आ चुकी हैं? देखिए, ज़हन में रखिएगा कि जब तक गंडापुर साहब ताकतवर हैं, मौलाना साहब के साथ अलायंस में प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि मौलाना साहब भी उसी ज़िले से हैं, गंडापुर साहब भी उसी ज़िले से हैं और फिर मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। और गंडापुर साहब डज़ नॉट मिन्स एनी वर्ड्स व्हेन ही टॉक्स अबाउट मौलाना फज़ल रहमान साहब, और वो बहुत सी बातें फिर कह जाते हैं। लिहाज़ा वो फिर प्रॉब्लम अपनी जगह एग्ज़िस्ट करता है। दूसरा जो एक तहरीक इंसाफ के दोस्तों के अंदर या पूरी पार्टी के अंदर है, 2 चीज़ें हैं। एक है द एलिमेंट ऑफ सेल्फ राइटियसनेस कि हम सबसे अच्छे हैं और बाकी तो सब चोर डाकू डकैत है। एक ये एलिमेंट है जो कि मैं समझता हूँ एग्ज़्यूट करता है जनाब इमरान खान की पर्सनैलिटी से भी। दूसरा ये है कि एक एरोगेंस है, एक सेल्फ एंटाइटलमेंट है पूरी जमात की, कि यार हम तो बहुत ही अलहदा ब्रीड है, बेशुमार पॉपुलैरिटी है, ये बाकी तो सब कचरा है हमारे आगे। तो हम इनके साथ क्यों बात करें? इनफैक्ट ये हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो इन पे हम एहसान करेंगे। सियासत के इवन वो अंदर जो ये नहीं होता। इवन वो जो एक तहरीक इंसाफ की तरफ से नैरेटिव बनाया गया था अपनी पार्टी के हवाले से भी कि गोली क्यों चलाई 26 नवंबर को लेकर, वो भी गंडापुर साहब ने सारा डिफ्यूज कर दिया। उन्होंने तो बिल्कुल जो अपना नैरेटिव बनाया है वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। जी, और वो जो सारा मैं हैरान था कि मुल्क के बहुत पॉपुलर और बड़े-बड़े सहाफ़ी कई बेचारे इसी चक्कर में मारे गए, क्योंकि उन्होंने शायद अपना वो चीज़ों को महदूद कर रखा था कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान बाहर आके कहते थे कि आज 10 ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास आ गई हैं और आज 15 टेबल पर आ गई हैं। वो फिर उसी लय में बह गए। हालाँकि गंडापुर साहब ने, आपको बखूबी इल्म है, उन्होंने तो खुद उस गुब्बारे से हवा निकाल दी जब जिसमें कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब को कोई ऑफर हुई है कि जी बनीगाला शिफ्ट हो जाए। तो गंडापुर साहब ने तो खुद नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कह दिया कि जी ये मेरी तजवीज़ थी, या जो कि मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी। सो व्हाट इज़ लेफ्ट देन? अगर हम आज देखें तो ये देखिए, सियासत में जब आप एरोगेंट होते हैं या एरोगेंस दिखाते हैं, फिर आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ती तो है, चाहे अब वो जो आप है वो अपनी। एक रियलिटी चेक भी नजर आ रहा है। जो खान साहब जो है वो उस तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। जो ईद के दौरान जो मुलाकात हुई खान साहब की अली अमीन गंडापुर के साथ, बैरिस्टर सैफ के साथ, उसमें भी जो खबर सामने आई वो यही थी कि फौज के साथ राब्ते किया जाए, बातचीत की जाए, चैनल खोले जाएं दोबारा से मुज़ाकरात के बातचीत के हवाले से। तो क्या अब फिर से तहरीक इंसाफ
मुजाहमत छोड़कर मुफाहमत की तरफ आ रही है और ये मुफाहमत होती हुई नजर भी आ रही है? मुमकिन है ऐसा या नहीं है? देखिए, अब तो इस वक्त पीटीआई का एक प्रोग्राम है, जप्फी डालो प्रोग्राम, यानी कि वो जादू की जप्फी जिसे हम कहते हैं ना, वो डालना चाह रहे हैं दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट को। अब वो चाहे जप्फी वो बगलगीर हो या जप्फी के खाते में किसी के पाँव आ जाएं, किसी के जूते आ जाएं, इस वक्त तो ये हालात हैं फ्रैंकली, और ये बड़ी तबाहकुन बात है। ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे इस दफा, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है, मतलब उनको कोई इतनी ज्यादा चीजें वो कोई पुरुमीद नहीं नजर आ रही थी। लेकिन गंडापुर साहब बहुत कीन है, उनको ये लगता है कि वो अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके शायद कुछ चीजों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, गंडापुर साहब की एक वो पोजीशन है जो पब्लिक होती है, एक वो पोजीशन है जो प्राइवेट होती है। सही है। पब्लिक पोजीशन में वो कई दफा वो हदूद क्रॉस कर जाते हैं, फिर उनको वही मामला प्राइवेट पोजीशन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए करते हैं। लेकिन यानी अब खान गंडापुर साहब को साहब का इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रही कि मेरी पार्टी मुजाहमत के जरिए मेरे या पार्टी के मसाइल हल कर सकती है। जो स्पेस हम लेना चाह रहे थे वो स्पेस अब नहीं मिल पाएगी मुजाहमत करके। उन्हें अपनी पार्टी पे, यानी कि उनका जो एतमाद है मौजूदा क़यादत पे, वो खान साहब को उठ चुका है, इसलिए अब वो बातचीत की तरफ दोबारा से आना चाह रहे हैं। और वो जो एक डॉक्टर्स की मुलाकात भी हुई थी, जो एक अमेरिका वाला प्रेशर था, उस पर भी कहते हैं कि उन्होंने आके ये रिक्वेस्ट की है कि खान साहब के साथ मामला जरा अब ठीक किया जाए, हाथ हौला रखा जाए। देखिए, वो मुलाकात और जहाँ इंटरेक्शन था वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो जी हाँ। मुलाकात कहाँ थी। वो बड़ा पॉजिटिव इंटरेक्शन था, और हम्म। वहाँ किसी ने आके ये नहीं कहा कि खान जीत चुका है और आप हार चुके हैं और ये निज़ाम बहुत कमज़ोर है और आप हार जाएँगे और ये हो जाएगा। वहाँ तो बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई, जो भी लोग आए थे, और वो तो एक बड़ी प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि भई हम वी आर शाइनिंग पाकिस्तानीज़ आउटसाइड पाकिस्तान, तो हमें बड़ी इज़्ज़त मिल रही है और देखिए बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर तो गुफ्तगू चंद और मामलात के हवाले से भी हुई। पर हाँ, ये ज़रूर बात है कि जैसे मैं कई दफ़ा खबर दे चुका हूँ कि जितनी मर्ज़ी लोग गंडापुर साहब की टाँगें खींचें, गंडापुर साहब इमरान खान साहब के वकील बन के हर जगह बात खान साहब की करते हैं। हम्म। इसी तरह जो लोग आए थे, उनमें से भी बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने बात ज़रूर तरीके से की कि जी मामलात बेहतर होने चाहिए, सही है। अफ़ाम-ओ-तफ़हीम होना चाहिए। लेकिन एक मुलाकात कुछ दिन पहले भी हुई थी, तकरीबन 3 हफ्ते पहले। उसमें भी चंद मामलात में बात हुई थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका आज की तारीख तक। आगे हो तो जाए तो उसका तो अल्लाह मुनीर को पता साहब है। ये बताएं कि अब ये तो तय है फिलहाल, फॉर टाइम बीइंग जब हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई सीरियस थ्रेट जो है वो गवर्नमेंट फील नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट के अपने अंदर भी काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी जो है वो सीरियस थ्रेट अब वो आती हुई नजर आ रही है। ये जो नहरों वाला मामला है, उस पर पीपल्स पार्टी बार बार थ्रेटन कर रही है वफाकी हुकूमत को। आज भी जो है जो उनका जलसा है गड़ी खुदाबख्श में, वहाँ से भी बड़े सख्त वहाँ से पैगाम आया है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जरदारी साहब भी इससे पहले पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में ये बात कर चुके हैं। मुराद अली शाह साहब भी थ्रेटन कर चुके हैं वफाक को कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं, हमारे अंदर ताकत मौजूद है। तो ये मामला आपको कहाँ तक ये लड़ाई जाती हुई नजर आ रही है? इसमें तो बड़ी सीरियस थ्रेट जो है पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर खड़ी है ये गवर्नमेंट, वहीं से अब वो थ्रेटन फील कर रहे हैं। देखिए, ये बात जनाब आज़िज़ ज़रदारी साहब को भी पता है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी पता है कि जहाँ बात करनी है वो तो फिर हुकूमत से नहीं कहीं और करें। वो तो फिर शायद उनको प्लेन तो शायद इस्लामाबाद के करीब ही लैंड करेगा, लेकिन उनको आना पिंडी वाली साइड पे पड़ेगा। हम्म। तो वहाँ आके बात कर लें, और अगर वहाँ से मामलात दुरुस्त होते हैं, क्योंकि इसकी ओनरशिप तो वफाकी हुकूमत से भी आगे है ना जी, सही इस है। पूरे मामले की। उसमें तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो वो वहाँ आर्गुमेंट मुख्तलिफ है कि नहीं जी, हम तो दरियाए सिंध से ले ही नहीं रहे। ये तो दरियाए सुतलत से ले रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहीं, उसी लेकिन सिस्टम से जाहिर है आप वहां ले पे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अपनी जो सियासत है एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली, बड़ा थ्रेटन अपने सूबे के अंदर फील कर रहे हैं कि जो वहाँ पे जो एग्ज़ैक्टली, सिंधी नेशनलिज्म है, जो बाकी वहाँ पे कौम पर जमाते हैं वो बड़ी खुल के सामने आ रही है, इस मामले के ऊपर बड़ी लीड ले रही है। तो पीपल्स पार्टी को भी आगे आना पड़ रहा है। तो उनका तो अपना एब्सोल्युटली। वहाँ पे सियासी जो है वो उनका करियर बड़ा स्टेक पे लगा हुआ है, तो वो तो बड़ा खुल के अब आ रहे हैं इस मामले के ऊपर। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना बात करूँगा समर के वो उस वक़्त तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उन्हें इशारा नहीं होता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जनाब आसिफ ज़रदारी साहब विदाउट एनी रीज़न, वो कहते हैं ना स्टेपिंग आउट ऑफ द सनशाइन, हम्म। वो करेंगे किसी मामले के ऊपर, और वो वफाकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे या गिरा देंगे। गिरा तो सकते हैं, बिल्कुल उनकी शख्सियत के साथ ही हुकूमत सही। खड़ी है। तो क्या वो ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता। हर एक को पता है, हर एक ने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर आगे सिक्योर करना है। सही ज़रदारी है। साहब की बड़ी लेजिटिमेट ख्वाहिश है कि उनके साहबजादे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। ही चेक्स ऑल द बॉक्सेस, और वो उन्होंने अच्छा, उनका बेहतरीन पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छा करियर रहा है।
और वो ये भी चाहते हैं कि आगे उनकी साहबजादी को भी आम मनसब मिले, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? और वो क्यों चाहेंगे कि खामखा एस्टेब्लिशमेंट के बाएं तरफ जाकर खड़े हो जाएं, जहां पर मामलात इस वक्त दुरुस्त चल रहे हैं। तो ये जो हुकूमत के अपने अंदर एक जो मसले मसाइल चल रहे थे, मोहसिन नकवी साहब का और मरीम नवाज के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या लड़ाई थी बड़ी सीरियस नौयत की, वट जो भी है, वो अब आपको लग रहा है कि गैप ब्रिज कर लिया गया? जो मुलाकात ईद के दिनों में हुई है मियां नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की और मोहसिन नकवी की, उसमें आपको लग रहा है कि मामला ठीक हो गए अब, या वो जो मोहसिन नकवी साहब की नाराजगी है वो अभी बरकरार है मरीम नवाज साहब से? देखिए, बहुत सारे मामला तो उससे पहले ही ठीक हो गए थे, और मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है इस वक्त जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी, और मोहसिन नकवी साहब का तो वैसे ही तरीकाकार और है। मेरे ख्याल में इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो शायद बताया गया जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन जो मियां साहब से मुलाकात हुई वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, सही। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा की मौजूदगी में वो मुलाकात होने का मकसद ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो रियासती मामलात हैं, पॉलिसी मामलात हैं, वो भी शेयर किए हैं, और कुछ हवालों से मियां नवाज शरीफ साहब से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक लास्ट डिच एफर्ट करें, बलूचिस्तान के हवाले से भी करें, और शायद मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द शायद वो बलूचिस्तान का दौरा भी करें, क्योंकि उनको पाकिस्तान में एक इस वक्त जो फिगर बतौर दिया जाता है कि वो एक स्टेट्समैन है, और शायद बहुत से मामलात के ऊपर वो मरहम रख सकते हैं और कुछ मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तजिया मुलाजा किया मुनीर फारूक साहब का, जिनका कहना है कि फिलहाल तहरीक इंसाफ की जाती लड़ाइयों की वजह से जो इत्तेहाद बनना था, जो इत्तेहाद बना के तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी थी, फिलहाल तो इत्तेहाद बनना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतअद्दिद ममालिक से अमरीका में दरामद होने वाली अशिया पर नए टैरिफ के नफाज ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया है, और इस वक्त आलमी मईशत पर होने वाले असरात को नाकाबिल तलाफी नुकसान से ताबीर किया जा रहा है। स्टॉक मार्केटों में रिकॉर्ड साज मंदी देखी जा रही है। दुनिया भर में एक बार फिर कसाद बाजारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी तजारती हमले के जवाब में दीगर ममालिक भी अपने अपने वार कर रहे हैं, और यूं इस तजारती जंग को मजीद हवा दी जा रही है। वाज़ेह रहे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए और खिताब में कहा कि जवाबी टैरिफ का नफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जो 9 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप का कहना था कि यूरोपीय यूनियन पर 20%, चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ आयद करेंगे, जबकि भारत पर 26%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद होगा। इस ऐलान के बाद तो जैसे आलमी मईशत में कोई जल्जला आ गया हो। सबसे पहले इसका असर वॉल स्ट्रीट समेत दुनिया भर की मार्केटों में शदीद मंदी की सूरत में सामने आया, जब डाउ जोन्स 3% से ज्यादा गिरा, जबकि S&P में 4% की कमी देखी गई। इसी तरह नेस्डैक में 5% से ज्यादा कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिर गई, और कहा जा रहा है कि कोविड वबा के बाद से अमरीकी स्टॉक की यह बदतरीन कारकर्दगी है। ताहम व्हाइट हाउस का इसरार है कि अमरीकी मईशत फतह याब होगी। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि स्टॉक की कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर के इस इकदाम को आलमी इदारे एक बड़े बहरान के तौर पर देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन ने ग्लोबल रिसेशन का इम्कान 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। फाइनेंशियल नोट में बैंक ने कहा है कि अमरीकी पॉलिसियां आलमी तजारत के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट ब्रोकर, बार्कलेज और डॉइचे बैंक ने कहा कि सदर ट्रंप ने टैरिफ वापस ना लिया तो अमरीका रवा साल ही कसाद बाजारी का शिकार हो सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ लागू होने के बाद हर अमरीकन खानदान पर $7,300 का इजाफी बोझ पड़ेगा। याद रहे कि रवा सदी का पहला मुआशी बहरान 2008 में आया था, जब अमेरिका की हाउसिंग मार्केट क्रैश कर गई थी और हजारों कंपनियां दिवालिया हो गई थी। इसके अलावा IMF ने भी अमेरिका के इस इक़दाम के संगीन नतायज से खबरदार किया है। IMF की सरबराह ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। सरबराह IMF ने कहा कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। यह इंतहाई जरूरी है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का जवाबी वार से भी मुकाबला किया जा रहा है। सबसे पहले चीन ने अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत की दरामद पर 54% टैरिफ आयद किया था, जिसके जवाब में चीन ने अमरीकी मसनूआत की दरामद पर 34% टैरिफ का ऐलान किया है। चीन ने
अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा भी दायर कर दिया है। इसके अलावा कनाडा ने इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्ने ने कहा कि ट्रंप की तजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इकदाम की तैयारी का ऐलान कर दिया है। जबकि फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की जानिब से छेड़ी गई इस तजारती जंग पर आलमी मईशी ताकतें तो जवाबी रद्द अमल दे रही हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ा चैलेंज उन ममालिक के लिए है जो पहले ही मुआशी तौर पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अमेरिकी ऐलान पाकिस्तान के लिए भी एक संगीन चैलेंज के तौर पर सामने आया है। जब पाकिस्तान के लिए अमेरिका बरामद की गई मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद करने का कहा गया है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर नए टैरिफ का निफाज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की मईशत को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसमें से एक दरामदात में इजाफा भी है। पाकिस्तान को ज्यादा दरामदात की वजह से एक बड़े तजारती खसारे का सामना है और इसे कम करने के लिए बरामदात में बड़े इजाफे की जरूरत है। मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में मुल्क का तजारती खसारा 15 अरब डॉलर से ज्यादा रहा, जिसकी वजह इन महीनों में 22 अरब डॉलर की बरामदात और 37 अरब डॉलर की दरामदात रही। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है, जहां दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं। माहिरीन मईशत के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान पर टैरिफ का निफाज नहीं किया गया, बल्कि दूसरे ममालिक भी इसका शिकार होंगे, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा कमजोर मईशत की वजह से मुल्क पर इसका मनफी असर ज्यादा महसूस होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तजारत का जायजा लिया जाए तो तजारत का तवाजुन पाकिस्तान के हक में है, यानी पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम अमेरिका के साथ सरप्लस में है। सादा मतलब यह है कि पाकिस्तान अमेरिका को 5 अरब डॉलर से जायद का सामान बेचता है और अमेरिका से 2.5 से 3 अरब का सामान खरीदता है। जबकि फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने अमेरिका को 40 करोड़ डॉलर से जायद की मसनूआत बरामद की और 13 करोड़ डॉलर की अशियात दरामद की। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तजारत में पाकिस्तान से अमेरिका को भेजी जाने वाली अशिया में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का है, जो कुल तजारत का 90% हिस्सा बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान से अमेरिका चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दूसरी अशिया बरामद की जाती हैं। इस फैसले के बाद डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क आना कम या बंद हो सकता है, जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया की तमाम बड़ी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं, पाकिस्तान के हिस्सेस मार्केट में कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा। हम इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, जिसका ताहाल इंतजारी है। फिलहाल तो इस मामले पर वज़ीर आज़म ने एक आला सतह स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है। जराये के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी टैरिफ के मामले पर कायम वर्किंग ग्रुप की निगरानी करेगी। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतल्लिका सेक्रेटरीज कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका ने तजारती मामलात पर दो तरफा मुज़ाकरात का दरवाजा भी खुला रखा है, ताकि दोनों बातचीत के जरिए टैरिफ का तयन करें। इस मुतालिक पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपना सकता है, सूरत हाल को किस तरह अपने फायदे की जानिब मोड़ सकता है, ये जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि जो अमेरिकी सदर की जानिब से एक टैरिफ जंग शुरू की गई है पाकिस्तान के लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल बदायत दिखाई दे रहे हैं, तो कितना ये इफेक्ट करेगा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को? आई थिंक जहाँ तक कि वहाँ जो टैरिफ लगने की वजह से जो ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि चीज़ें जो है वहाँ अमेरिकन के लिए महंगी हो जाएंगी और उससे ज़रा डिमांड डिस्ट्रक्शन उनकी जो है हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद ये रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन अदर कॉम्पिटिंग कंट्रीज हमारी, तो उस हिसाब से हम जो है वो बेटर ऑफ हैं। हम बेटर ऑफ हैं तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है वो इस वक्त तो इतना नज़र नहीं आता है। एंड आई थिंक अब आगे डिपेंड करता है कि नेगोशिएशन पे कि हमारी हुकूमत जो है वो यूएस के साथ किस तरह की नेगोशिएशन जो है वो कर पाती है और क्या उनके साथ इस बैकग्राउंड में नए अरेंजमेंट जो है वो क्या कर सकती है। लेकिन चूंकि चाइना पे भी जो है वो काफ़ी टैरिफ जो है वो लग गया है, तो वहाँ अब हमारा जो सीपेक 2 है, सीपेक 2 के लिए ज़्यादा जो है वो केस बन गया है कि अब ये चाइनीज़ इंडस्ट्री पाकिस्तान में कुछ रीलोकेट हो, उसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए। तो वहाँ फिर हम जो है वो उसका
बेनिफिट और एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं। सर, ये जो एक राय है कि हमें अपनी जो है वैल्यू एडिशन भी हमें करना होगी, कि हम अभी तक तो हम ज़्यादा जो हमारा इन्हिसार है, वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका में जाती भी हैं, तकरीबन $5.7 बिलियन की हमारी रिसेंट थी, तो उसमें हमारा ज़्यादा जो है वो हमारी जो उसमें ज़्यादा जो हिस्सा है वो जो है वो इसका टेक्सटाइल का है। तो उसके अलावा हमें जो है मज़ीद चीज़ों की तरफ भी हमें जाना होगा, वैल्यू एडिशन हमें करना होगी, मज़ीद हमें इनोवेशन की तरफ जाना होगा, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स का जो हमारा जो उसमें रेंज है, वैरायटी है, वो बढ़े। जी, हमारे पास नो डाउट इस वक्त तो जो है वो टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर है, जी हाँ। और टेक्सटाइल में हमारे पास जो है वो कैपेसिटी है कि हम उसमें एक्सपोर्ट कर सकें। उसकी वैल्यू एडिशन की बात जो है वो बिल्कुल जायज़ है, और लेकिन वहाँ चूंकि टेक्सटाइल की कैपेसिटीज यूएस में जो है वो डेवलप करना इतना कोई वायबल मुझे नहीं लगता है, सही। क्योंकि वहाँ इतना जो है वो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और वहाँ यूएस में जो है वो इतनी लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्री को डेवलप करना और उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करना वुड नॉट बी प्रैक्टिकल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और अगेन मैं कहूँगा कि अगर उनके साथ सही नेगोशिएशन हुई तो इसमें जो है वो रिलीफ मिल सकता है। यू आर राइट कि हमें और आइटम्स की लिए की डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी जो है वो काम करना चाहिए। और सर, मुतबादल मंडियों की तलाश का भी एक जो है वो तजवीज़ चल रही है। एक ऑप्शन जो है वो ज़ेर बहस है कि यूरोप के अंदर मज़ीद मंडियाँ तलाश की जाएँ और मुतबादल जो है वो देखा जाए। ये वाइबल है क्या? जी, लेकिन आई थिंक वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर तो जो है यूएस है। तो यूएस ऑलरेडी जो है वो हमारा सबसे हमारी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बायर है। तो उसको पूरी तरीके से जो है वो आप उसकी अटेंशन दें और उस पे फोकस करें, लेकिन साथ-साथ जो है डेफिनेटली दूसरी मंडियों पे भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए हमें। तो सर, इससे ओवरऑल आपको लग रहा है कि जो पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में उस पर मनफी असर फिलहाल पड़ेगा, अगर हम नेगोशिएट बेहतर तरीके से नहीं कर पाते और वैल्यू एडिशन की तरफ ही हम नहीं जा पाते? क्योंकि ज़रा हमारा अमेरिका के लिए जिस तरह से बात की, वो तो पाकिस्तान एक बहुत छोटी एक जो है वो यहाँ से एक कंट्री है जहाँ से हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं, लेकिन उनकी इंपोर्ट के लिहाज से बहुत छोटा एक हमारा शेयर है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट के लिहाज से सबसे बड़ा शेयर अमेरिका है, अमेरिका में जाता है। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है आने वाले दिनों में असरात इसके? जी, जी। मुझे ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जो है वो डेंट पड़ता हुआ नजर नहीं आता। इस वजह से इसमें यही है कि जो जो हमें जो अपॉर्चुनिटीज निकली हैं कि हमारे हम जो है वो और दूसरे कंपटीशन के मुकाबले में बेहतर है, उसको जो है वो सही तरीके से जो है अवेल करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चाइनीज जो इंडस्ट्री है इसकी रीलोकेशन पाकिस्तान में करें, और फिर यहाँ पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों पर जो है उसकी एक्सपोर्ट्स को जो है टारगेट करें। तो उसके लिए तो सर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सस्ती जो है वो तवानाई की फराहमी जो है वो एक बड़ी अहम ज़रूरत होगी, कि सस्ती बिजली, सस्ती जो है बाकी तवानाई के रिसोर्सेज हैं वो अगर दस्तियाब किए जाएँ तो कंपेटिटिव हो सकती है चाइनी इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करके। जी, बिल्कुल। आई थिंक सस्ती एनर्जी, लो इंटरेस्ट रेट एंड लो टैक्स रेट, जी हाँ। ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसकी तरफ जो है आई थिंक स्टेप्स लेने चाहिए। अभी जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में गिरे हैं, फिर एनर्जी प्राइसेस गिरी हैं और वादा किया गया कि मज़ीद इसमें कमी आएगी, और फिर जो है ये बजट के अंदर टैक्सेस में कमी के लिए भी जो है वो को इनिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब की, जिनका कहना है कि अमरीकी जो कि टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका भी है कि जो CPEC-2 में चाइनीज़ इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर रिलोकेट होनी थी वो हो सकता है, और चाइना के लिए भी इसमें फ़ायदा है, पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।